हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्लेन मिरर कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आइए आज से हम लोग डिस्कशन करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? एक ऐसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फेयर का एक पार्ट हो। मान लीजिए कि आपके पास कोई स्फेयर है, इस टाइप का कोई स्फेयर है, राइट, और उसके अंदर वाले पार्ट को मैं सिल्वरिंग कर दूं तो ऑब्वियसली उसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है वो उभरा हुआ पार्ट होगा, ठीक। या हम इसे ऐसे करें, बाहर वाले पार्ट को अगर मैं सिल्वरिंग कर दूं और अंदर एक सेक्शन ले लूं उसका, ठीक है, एक सेक्शन इस टाइप का ले लूं और बाहर वाले पार्ट को मैं सिल्वरिंग कर दूं तो अंदर वाला जो पार्ट जो थोड़ा गड्ढा जैसा है, वो है ना, झुका हुआ जैसा है, तो वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो बच्चों, चाहे वो उभरा हुआ पार्ट हो चाहे वो गड्ढा वाला पार्ट हो, दोनों ही पार्ट स्फेरिकल सरफेस का ही एक पार्ट है ना, स्फेरिकल सरफेस ही है वो ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है कि वो कैसा मिरर हो गया? स्फेरिकल मिरर हो गया। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है, अगर कोई स्फेयर है इस टाइप का और अगर हमने इस साइड से सिल्वरिंग कर दी या फिर हमने इस साइड से सिल्वरिंग कर दिया, पार्ट में बना रहा हूं, पूरी पार्ट नहीं, तो ये जो मिरर बनेगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव होगी और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव कन्वेक्स होगी, उभरी हुई पार्ट होगी, सो कन्वेक्स। तो बच्चों ये जो होगा वो कन्वेक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कनकेव पार्ट हो जाएगा, राइट। सो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए, एक कन्वेक्स वाली हो गई और एक कनकेव वाली हो गई। तो स्फेरिकल मिरर, हालांकि 10th में ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग रिकैप करेंगे। स्फेरिकल मिरर दो टाइप की होती है, एक होती है कन्वेक्स और एक होती है कॉनकेव। ठीक है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख सकते हो उभरी हुई होती है और इसकी धंसी हुई होती है। क्लियर है? अब कुछ बेसिक चीज है, कुछ बेसिक टर्म्स है स्फेरिकल मिरर के बारे में, वो हम लोग समझ लेते हैं। और बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने 10th वगैरह में पढ़ा नहीं है इसके बारे में, कुछ लिमिटेशंस भी है स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे डिटेल। तो सब कुछ बेसिक चीज पहले समझते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले 10th वाली चीजें मैं आपको बता देता हूं। कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर है, राइट, ये मिरर है। तो बच्चों, कोई भी मिरर होती है तो उसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस या तो कन्वेक्स होगी या कनकेव होगी, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जो मिरर है वो किसी स्फीयर का एक पार्ट है, और जब ये स्फीयर का पार्ट है तो वो कोई ना कोई तो स्फीयर होगा, एक, बिल्कुल एक स्फीयर का एक पार्ट होगा तो वो स्फीयर होगी और उस स्फीयर की कोई ना कोई सेंटर होगी, और जो सेंटर होती है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑलरेडी इस चीज को समझा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट हम लोग जो लेते हैं उसे हम पोल बोलते हैं, P इज पोल। और पोल और सी के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? और ये जो एक्सिस हो गई, अगर मैं इसको और आगे तक बढ़ा दूं, एक जो P डैश मान लेता हूं, और PP डैश जो एक्सिस हो गई इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी आपको अच्छे से पता होगी बातें, और ये भी आपको पता होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, और P से लेकर के F तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है? F को बोलते हैं फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ। ये बेसिक चीज है जो आपको ऑलरेडी मालूम होगी। क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से समझें, अगर मैं कन्वेक्स बनाऊं
तो कन्वेक्स का जो सेंटर होता है वो इसके सिल्वर्ड पार्ट में होता है ना, इधर सी होता है, ठीक है। और कनकेव का सी जो होता है वो इसके इस वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखेंगे। देखिए, जब भी कोई रे आएंगी तो रे ऐसे आएंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमेशा ऐसे आएंगी, ठीक है। जैसे भी आए, जो डायरेक्शन में फिलहाल मैं पैरेलल ले रहा हूं। तो आप सब लोगों को एक बात पता होगी, फोकस की डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही हैं, ठीक है, और वो फोकस वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती हुई नजर आएगी या जाती हुई नजर आएगी या एक्चुअल में जाएगी, मतलब अपरेंटली जा रही होगी या फिर रियल में जा रही होगी, तो ऐसे सिचुएशन में उस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बच्चों ऐसा है कि अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो यहां पे रिफ्लेक्शन तो इधर ही हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अपने ही रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब सब लोगों को पता है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को गौर करना पड़ता है। मान लीजिए कि सी से मैंने एक रास्ता यहां बना दिया। सबको पता है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर सी से जाने वाली जो रास्ते होती है वो उस मिरर के लिए परपेंडिकुलर होती है, आपने 10th वगैरह में भी पढ़ रखा होगा। तो बच्चों अगर मैंने परपेंडिकुलर बना लिया तो जितनी एंगल पर ये आ रही है ऑब्वियसली उतने एंगल पर ये चली भी जाएगी ऐसे, राइट। तो ये तो वाकई लौटने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगी तो नहीं, लेकिन अगर टेक्निकली देखें, अगर मैं लाइन वाइज ज्योमेट्रिकली देखूं तो कहीं ना कहीं इस जगह से वो जा रही होगी ये लाइन। तो ये जो पॉइंट बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस। इसके लिए भी सिचुएशन यही होगी। इसके लिए भी ये सिचुएशन। और बच्चों यहां पे अगर मैं नॉर्मल खींचूंगा तो वो सीसी के रास्ते से ऐसे जाएगी, ऐसे। क्लियर है? तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। इस केस में अगर मैं पैरेलल ले जाऊं लाइट, तो पहले तो सी के जितनी एंगल ये होगी उतनी ही एंगल इस तरीके से ये इस फोकस से गुजर जाएगी। तो ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल लाइट जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन बच्चों ये दोनों ही बातें गलत हैं। ये जो दोनों बातें आपने पढ़ा है ये पूरी तरह सही नहीं है, पार्शियली ट्रू है। थोड़ा झटका लगा होगा सुनकर के, सर क्या आप बोल रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल जा रही है, फोकस से गुजर रही है, बात तो सही है सर। नो गाइज, ये पार्शियली ट्रू है। सारे रेज के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे पैरेलल रेज के लिए। बिल्कुल अगर पैरेलल रेज जा रही है तो सारे पैरेलल रेज बिल्कुल एफ से नहीं गुजरेंगे। बच्चों इसके लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा रेज के बारे में। जब हम रेज के बारे में बहस करते हैं तो रेज हम लोग दो तरह की बहस करते हैं स्पेशली, ठीक है। और एक रे होती है जो मार्जिनल रे होती है। कोई भी मिरर में, जनरली स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं, एक को बोलते हैं मार्जिनल रे और एक को बोलते हैं पैरेक्सियल रे। ठीक है। जो बच्चों मार्जिनल रे वो रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी दूर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है, ठीक है। द रे फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट में पीए लिखा करूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस से जो काफी दूर होती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रे, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। और पैरेक्सियल रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी पास होती है, ठीक है। द रेज वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी नियर, बच्चों काफी करीब। हकीकत की मैं बात करूं, अगर मैंने कोई भी मिरर बना लिया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बच्चों इस टाइप की जो रेज हो गई जो काफी पास है, इस टाइप की जो रेज होगी जो कि काफी पास है, वो हो गई आपकी ऑब्वियसली पैरेक्सियल। लेकिन अगर मैं थोड़ा दूर ले जाऊं तो ये हो गई मार्जिनल, ये हो गई मार्जिनल रे और ये हो गई पैरेक्सियल रे, ठीक है। और ये क्या हो गई मार्जिनल रे। तो
आपको जो रूल्स बताई गई है अभी तक, जो भी चीजें बताई गई बच्चों, वो केवल और केवल पैराक्सियल रेज के लिए बताई गई है। आपने लेंस मिरर इक्वेशंस वगैरह, लेंस इक्वेशंस वगैरह जो भी डिराइव किया ना बच्चों, सारी की सारी रेज पैराक्सियल रेज के लिए डिराइव्ड है, मार्जिनल रेज के लिए कुछ भी डिराइव नहीं है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ठीक है, मान लिया कि पैराक्सियल रेज के लिए रूल लागू है, इसका मतलब है कि जो आप फोकस की बात कर रहे हो ये सब कैसी रेज के लिए है? पैराक्सियल रेज के लिए। तो फिर आपने इतना दूर क्यों बना लिया सर? दूर इसलिए बनाते हैं पिक्चर की क्लैरिटी के लिए। अब काफी पास बना करके हम बहुत कुछ इसमें ड्राइंग नहीं कर पाएंगे बच्चों, तो अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाएगा। हकीकत में ये चीजें बच्चों दूरी होती है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये पास ही है। आपको इस चीज का एहसास होगा, अच्छे से मैं आपको एहसास करा दूं। आपने जब बहुत सारी मिरर से पढ़ा था, याद करें तो जब आप यहां पे रेज ले जाते थे और जब कभी परपेंडिकुलर डालना होता था तो आप बोलते थे कि ये परपेंडिकुलर का जो फुट है वो नियरली इस जगह पर है। अभी आप सोच के देखो, ये क्या नियरली इस जगह है कि इससे थोड़ी सी दूर है बच्चों? दूर है, फिर भी हम मानते थे कि ये जो परपेंडिकुलर है वो इसके पास है। बहुत बार हम ऐसा मानते थे। अब सोचिए, ये अगर दूर रहे तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, काफी पास हो तो शायद ये बातें बन सकती हैं। काफी पास हो गई तो बच्चों ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो वाकई इसके पास है, तो इसके लिए ये बातें सही है, लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल ही बातें सही नहीं है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस अभी तक आपने पढ़ा है बच्चों, सारे के सारे किसके लिए पढ़ा है? हम लोगों ने मार्जिनल रेट के लिए पढ़ा है। इसके लिए अभी कोई भी डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया। क्या इतनी बातें क्लियर है बेसिक तौर पे? अब मेरी बात ध्यान से सुने, तो आपके दिमाग में एक बेसिक सवाल फिर से बनेगा कि सर अगर मार्जिनल रे होगी तो वो किधर से गुजरेगी? फोकस से तो नहीं गुजरेगी, फिर फोकस से दूर गुजरेगी, पहले गुजरेगी, किधर गुजरेगी? ये बता दो आप जरा। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं जो आपको पूरी फील करवा देगा। अगर बच्चों मैं ये दोनों रेज काफी पास लाया तो नो डाउट वो एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये एफ से होकर गुजरेगी। लेकिन जैसे ही मैं दूर थोड़ा ले गया, मैं अलग कलर से कर देता हूं, थोड़ा सा मैं अगर दूर ले गया तो वो दरअसल कुछ पहले से ही गुजर जाएगी। क्लियर है? थोड़ा पहले से गुजर जाएगी। तो आप देख सकते हो फोकस से थोड़े से पहले से गुजर गई। क्लियर है बच्चों? तो ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। दिस इज मार्जिनल रे एंड दिस इज पैराक्सियल रे। क्लियर है? तो ये बात हमेशा दिमाग में आप बना के चलेंगे कि मार्जिनल रे क्या है, पैराक्सियल रे क्या है। क्लियर है बच्चों? अब एक दो बातें और है जो कि इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन में सबको पता है कि सारी रेज हम लोग पोल से मेजर करते हैं, ये बात तो क्लियर ही है। तो सारी रेज पोल से मेजर करते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर हम जाते हैं तो डिस्टेंसेस निगेटिव लेते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ये बात आपको पता है। तो फिलहाल अपन सारी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल सी के बारे में और एफ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पोल है अपना। अब एक चीज बताएं, ये कनकेव मिरर है और ये कैसी है? कन्वेक्स है। यहां की सी तो ऑब्वियसली इस साइड में होगी, तो फोकस कहीं ना कहीं इस साइड में होगी और रेज मान लीजिए ऐसे आ रही है। तो यहां पे अगर मैं फोकस की बात करूं तो वो पॉजिटिव होगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग या निगेटिव होगी? सोच के देखिए। फोकस इस साइड में है, हमेशा पोल से जाना पड़ेगा, अपोजिट ही जाना पड़ेगा हमेशा बच्चों, हमेशा अपोजिट जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रेज तो कभी आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं ऐसे आ सकती? बिकॉज सिल्वरिंग पार्ट से लाइट थोड़े ना आती है, लाइट तो इधर से आएगी तभी इमेज फॉर्म करेगा। तो इसकी फोकस बच्चों क्या होगी? निगेटिव। हमेशा हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट ही जाना पड़ेगा फोकस पे। और आर के बारे में बात करें तो वो भी निगेटिव ही होगी। क्लियर है? अब यहां की बात करें, ये पोल से हमें जाना पड़ेगा, हमेशा फोकस के डायरेक्शन में या फिर सी के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है। तो बच्चों यहां की मैं एफ के बारे में बात करूं तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और आर की बात करें तो हमेशा ये भी पॉजिटिव। ये बात दिमाग में हमेशा डाल लीजिए। कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऐसे आपने ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे समझ लें। और आर भी क्या होगी? पॉजिटिव। और इसके लिए एफ हमेशा नेगेटिव होगी और आर हमेशा इसके लिए भी नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? तो इतनी बातें तो कंसेप्चुअली आपको पहले से भी पता होगा और होपफुली मैंने आपको दोबारा बताया तो ऐसी भी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी।
और इसमें मैंने कुछ और आगे चल के कुछ बातें भी करनी है कि पैरेक्सियल रेज ना होकर के अगर बच्चों मार्जिनल रे हो तो फिर वो कहाँ से गुजरेगी, ये भी अपन डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, एक सवाल के तौर पे कर लेंगे या कंसेप्ट के तौर पे कर लेंगे कि अगर मार्जिनल रे हो तो फोकस से नहीं गुजरती तो फिर कितनी दूरी से ये गुजरती है, यह भी हम लोग क्वेश्चन के रूप में कर लेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? तो चलिए, जो बेसिक तौर पर इन सब चीज़ों को आप एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोकल लेंथ f, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R में क्या रिलेशनशिप होता है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को देखा भी होगा, प्रूव भी किया होगा। चलिए हम लोग इस चीज को फिर भी करना चाहेंगे। तो अभी हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन फोकस f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ठीक है, किसी भी मिरर के लिए आप कर सकते हो, दोनों मिरर के लिए चाहो तो कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। मान लिया कि एक हमारे पास कोई कनकेव मिरर है ऐसे, और इसकी पोल ये है। ठीक है, अब ऐसा है कि यहां से एक पैरेलल रेज ऐसे जा रही है, और सबको पता है कि जिस पॉइंट से वो जाती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस तो पता पड़ गया। और बच्चों यहां पे C कहीं है, अभी तो हमें ये नहीं कह रहा है कि कहां पे, बस सिंपल कहीं है। और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर पहले ड्रॉप कर लेता हूं इस पे, तो सिंपली इसको मिला दूं तो ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। ठीक है, C से जाने वाला रास्ता हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो हमने फोकस वाले पॉइंट को बना लिया, C हमारे पास पता है और ये P है। बच्चों ये नॉर्मल के साथ जितनी एंगल होती है वो अगर I है तो ये भी एंगल I ही होगी, क्योंकि I R के इक्वल होती है। तो मैं इसको फिलहाल I ही लिख रहा हूं। यहां तक तो सही है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों। और यहां पे कुछ पॉइंट A ले करता हूं। अब ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, P डैश मान लेता हूं। और आप सब लोग को पता है कि P डैश लगभग टेंड करेगा P को। क्यों? बिकॉज ये जो भी लाइन है, ये जो AB जो लाइन है, क्या वो काफी दूर है बच्चों की काफी पास है? काफी पास है। जब काफी पास होगा तो P डैश लगभग P पर कोइंसाइड ही करेगा, बिकॉज BA इज इन पैरेक्सियल रीजन। ठीक है, या पैरेक्सियल रेज भी है। तो ये चीजें क्लियर है। अब इस वाले लेंथ को हम थोड़ी देर के लिए H मान लेंगे। क्लियर है। और बच्चों यहां जो भी एंगल्स होंगे ना, I वगैरह एंगल्स काफी छोटी होंगी, बिकॉज अभी आपको I तो लगभग 30 के आसपास दिख रहा होगा, बड़ा एंगल दिख रहा है। लेकिन हकीकत में सोचिए, हकीकत में ये तो काफी पास होगी रेंज। अब यहां से बच्चों C को मिलाएंगे, अंदाजा लगाइए आप कितनी छोटी एंगल ये बढ़ रही है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एंगल्स काफी छोटे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें बच्चों, ये इसके पैरेलल है तो, और ये रेंज मिल रही है, पीली वाली रेंज मिल रही है। तो अगर ये वाली I है तो डेफिनेटली ये वाले भी I हो जाएगी। क्लियर है। और ये वाली पैरेलल है और ये मिल रही है, और ये पूरी एंगल बच्चों क्या है? 2I। ध्यान से देखिए, पूरी एंगल क्या है? 2I। तो ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी? 2I। ठीक है। अब फटाफट हम लोग यूज करते हैं इन ट्रायंगल APF या AP' करते हैं। इसमें tan 2I लगाते हैं, जो कि नियरली 2I के इक्वल होगी। क्यों होगी बच्चों? क्यों होगी? सोचो, बिकॉज tan थीटा इज थीटा वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। ये आपको पता है कि tan थीटा इज नियरली थीटा वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। क्लियर है। अब 2I की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं निकालना चाहूं tan थीटा तो h बाई दिस, और ये वाली डिस्टेंस क्या है बच्चों? फोकस है। और ये वाली डिस्टेंस सबको पता है ये R है। तो मैं क्या लिख पाऊंगा? h बाई f। वेरी सिंपल। तो I विल बी h बाई 2f। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इस ट्रायंगल में चल जाए, ACP डैश, ACP डैश में चलते हैं बच्चों, ACP डैश में। तो ये tan I फिर से लगाते हैं, ये नियरली I की इक्वल होगी। और वो क्या होगी बच्चों? ये h डिवाइडेड बाई होल डिस्टेंस इज R। सो बच्चों यहां I क्या मिल रही है? h बाई R। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड what we see, h by 2f
इक्वल्स h बाई आर, सो दिस इंप्लाइज r इक्वल्स t। तो होपफुली गाइज आप लोगों ने 10th में इस तरह से कर लिया होगा। आपके तरीके कुछ अलग होंगे लेकिन कंसेप्ट तो वही आता है ना, r इक्वल्स 2f। क्लियर है बच्चों, कहीं से कोई शक नहीं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है कि सर कन्वेक्स में तो कर, आपने कनकेव में तो कर लिया, कन्वेक्स में कैसे करोगे इसे? कन्वेक्स में भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको दोनों केस में करके बताता हूं। ये मैंने कॉनकेव में करके बताया, ठीक है। आइए मैं आपको कन्वेक्स में करके बताता हूं, ठीक है। कन्वेक्स में थोड़ा प्रॉपर्ली रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए कर लेता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपनी, यहां पे कहीं C होगी और यहां पे कोई पैरेलल रे ऐसे आ रही है और ऑब्वियसली वो इसके रास्ते से होके ऐसे चली जाएगी ऐसे। और अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉप करूं तो C के रास्ते से ले जाना पड़ेगा ऐसे। तो ये मेरा नॉर्मल रहा जो कि C के रास्ते से होके जा रही है, ठीक है। जो ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी और ये वाली एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, कोई डाउट तो नहीं है। और बच्चों फिर से कहानी वही है, ये P मान लेते हैं, सॉरी ये P मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं फिर से, और इस पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करते हैं तो ये P डैश, यहाँ भी कहानी वही है, P डैश लगभग P पे ही होगी। बच्चों अभी ये दोनों तो पैरेलल ही है ना, और ये रेज मिल रही है तो ये वाली एंगल I हो जाएगी। देख लो ध्यान से, ये मिल रही है ऐसे, ये पैरेलल है, ये आगे तक ले जाऊँ इसे थोड़ा समझने के लिए, और ये रेज मिल रही है तो ये वाली एंगल I तो ये वाला भी एंगल I, और ये पूरी एंगल बच्चों 2I, तो ये वाली आगे जा रही है, ये वाली आगे जा रही है इसे, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 2I। तो पूरा का पूरा वैसे ही खेल होने वाला है, ये F ही है क्योंकि ये F और ये R ही है, राइट। सो बच्चों अगर मैं फिर से वही कहानी कर लूँ, इन ट्रायंगल AP डैश F, AP डैश F अच्छे से देखेंगे, AP डैश F, तो AP डैश F में tan 2I लगाता हूँ फिर से, जो कि नियरली 2I के इक्वल होगी, विच इज H बाई F। सो बच्चों दिस इंप्लाइज फाइनली I विल बी H बाई 2F पहले की तरह। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट इन ट्रायंगल APC P डैश एक्चुअली, तो इसमें भी tan I लगाता हूँ तो नियरली वो I के इक्वल, और वो क्या हो जाएगा H बाई R। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों I इक्वल्स H बाई 2F, I इक्वल्स H बाई R। So from first and second, we again see H upon 2F equals H upon R. So this fully implies R equals 2F. क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रही है और वो कितनी 2F के इक्वल। दोनों केस में बच्चों हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट करने वाले बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, जब रेज रियलिटी में वो मार्जिनल हो, ठीक है, कोई पैरेक्सियल वाली कंडीशंस नहीं लगानी है उसमें, तब वो रेज कहां पे मिलेगी बच्चों, ये कंसेप्ट के रूप में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है मार्जिनल रेज के लिए। ठीक है, आइए मैं एक सवाल सेट करता हूं, कंसेप्ट खास टाइप का मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कि ये हमारी कन्वेक्स कनकेव मिरर है और यहां से बच्चों एक रे जा रही है ऐसे, H हम चाहे तो ले सकते हैं H पे, H इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल, और ये कहीं से जाके ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये A है और ये B पर I है और ये P है, तो P से लेकर के B तक की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। हमें क्या देखना है बच्चों, P से लेकर के B तक की डिस्टेंस क्या है, ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो H के टर्म में भी चाहे तो कर सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है, और चीज़ों के टर्म में भी चाहे तो आप कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे अगर C है, मैं जनरली थीटा के टर्म में करना पसंद करता हूं, तो मान लीजिए कि इसके साथ थीटा एंगल पे गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए ये थीटा है, क्लियर है, नॉर्मल C के साथ नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है। आप चाहो तो इसके टर्म में भी चीज़ों को कर सकते हो। तो बच्चों हमें क्या पता करना है, हमें यह पता करना है कि ये B पॉइंट एक्चुअल में कहाँ है, ठीक है, B पॉइंट एक्चुअल में कहाँ है।
अब ये चीज हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं पूरी मैथमेटिक्स लगा करके। बच्चों अगर ये थीटा है तो ये तो थीटा डेफिनेटली होगी, हाँ ये तो सही है, ये तो थीटा हो रही नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और बच्चों ये भी बात क्लियर है कि अगर ये थीटा ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये मिल रही है ऐसे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, यहां तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है बच्चों, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे, इस ट्रायंगल पे आप फोकस करें, इस ट्रायंगल पे फोकस करें, तो ये वाली थीटा है, ये वाली थीटा है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरी डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, सोचिए ये पूरी डिस्टेंस क्या है, आर के इक्वल, पूरी डिस्टेंस क्या है, आर के इक्वल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये पूरा एग्जैक्टली हाफ हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये थीटा थीटा है, तो इस सामने का साइड दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इक्वल इक्वल पार्ट में हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये वाला पार्ट x है और डेफिनेटली ये वाला पार्ट भी x हो जाएगा, हालांकि 2x मिलकर के r है, नो डाउट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। तो ये अपनी हो जाएगी r/2, क्या हो जाएगी ये r/2, और ये थीटा, तो यहां से यहां तक को मैं x मान लेता हूं बच्चों। इसमें अगर मैं cos थीटा लगा दूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं cos थीटा लगा दूं, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, ध्यान से देखें, बेस विच इज r/2, ध्यान से देखेंगे ये r/2 है, आपको शायद दिख रहा होगा, दिस इज r/2, यहां से यहां तक, तो cos थीटा लगाऊं तो बेस विच इज r/2 बाई x, बिल्कुल। अगर मैं इसको पलटा कर लूं, sec थीटा कर लूं, तो ये हो जाएगा 2x/r, क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं x निकालने की कोशिश करूं, सो ये क्या हो जाएगा, r/2 sec थीटा, इज इट ओके, x इक्वल्स r/2 sec थीटा। तो बच्चों यहां से यहां x पता पड़ गया, और हमें पता है कि यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कितनी है, r, वेरी इजी, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस r में से बच्चों मैं ये घटा लूं तो क्या p से b तक की डिस्टेंस मालूम हो जाएगी, बिल्कुल। तो p से b तक की डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस cb की डिस्टेंस विच इज x, सो r माइनस x इज r/2 sec थीटा। तो ये हो गई बच्चों एक्चुअल में कोई मार्जिनल रे किस जगह से गुजरेगी, मतलब P से उसकी एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, आप अच्छे से समझें बच्चों, सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू जो भी हो, कम से कम तो 1 होगा, पॉजिटिव की बात मैं करूं, कम से कम क्या होगा, 1 होगा। जब ये बच्चों सेक थीटा का कम से कम वैल्यू में डालूंगा 1, कम से कम 1, और वो भी कब होगा, जब थीटा विल बी 0, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब बहुत छोटा, थीटा 0 के आसपास बहुत छोटा। तो बच्चों अगर थीटा 0 काफी छोटा होगा, इसका मतलब ये रेज मार्जिनल ना होकर के पैरेक्सियल हो जाएगी, और जब पैरेक्सियल हो जाएगी तो थीटा क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे, केस मैं लगाता हूं यहां पे, इफ थीटा टेंडिंग टू 0 तो सेक थीटा टेंडिंग टू 1, क्योंकि सेक 0 लगभग 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चों पीवी जो हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, r माइनस r/2 विच इज r/2, क्लियर है। यानी ये किसके इक्वल हो गई बच्चों, फोकस के इक्वल हो गई, यस। लेकिन अगर थीटा 0 को टेंड ना करें, अगर थीटा 0 को टेंड ना करे, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इज लार्ज, ज्यादा बेटर होगा, इफ थीटा इज लार्ज इनफ, तो लार्ज होगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी में r/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो r/2 से बड़ी हो जाएगी, तो r में से r/2 से बड़ा करोगे तो r/2 से छोटा आ जाएगा, r/2 से छोटा आ जाएगा, इसका मतलब ये पहली, मतलब ये पूरे फोकस से r/2 से थोड़ा पहली से क्रॉस कर जाएगी। और यही बात मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में आपको बताया था कि वो r/2 से पहले से ही गुजर जाती है, इज इट ओके, फोकस से पहले से गुजर जाती है। तो ये पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गई कि अगर मार्जिनल रे यूज करें तो एक्चुअल में वो कहां से गुजरेगी, ये हमें पूरी की पूरी चीजें दिख रही हैं। क्या 100% क्लियर है बच्चों। अब एक बात और, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, सेक थीटा का वैल्यू अगर h के टर्म में डालना चाहे तो बिल्कुल डाल सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, h के टर्म में डालना बहुत आसान है। आप चाहो तो यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर सकते हो, ये h लिख सकते हो, और बच्चों ये पूरा का पूरा आप इसमें साइन थीटा यूज कर सकते हो। साइन थीटा यूज करोगे तो h बाई कैपिटल हो जाएगा, और साइन थीटा एक बार आपने निकाल लिया तो उसके बाद सेक थीटा वहां से निकाल करके इसमें लौटा दो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। होपफुली मेरी बातें क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो पूरी चीजें कंसेप्ट
100% कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या है नहीं है? क्लियर बच्चों? तो चलिए फटाफट इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग और कुछ बेसिक चीज करेंगे। बेसिक चीजों में बच्चों वही चीज करेंगे जो 10th में आपने कर रखा है, जिसमें अभी आगे आना बाकी है मिरर इक्वेशंस, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और फिर मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ एकदम से बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपने ऑलरेडी 10th में देख रखा है, और कुछ नई चीजें भी जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर इक्वेशन। और ये जो मिरर इक्वेशन जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिराइव करने वाले हैं। जो आपने 10th में सीखा है, जैसे आपने किया है, आपके एग्जाम से पूछे भी गए, उससे थोड़ा मेरा डिफरेंट वे होगा। हालांकि रिजल्ट तो बच्चों वही आनी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को डालेंगे और पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करा करके फिर उसका भी यू और एफ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे मिरर इक्वेशन। और सब लोगों को पता है मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। बहुत ही फेमस स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये बच्चों। ये सब किस रेज के लिए वैलिड है? ये सारी की सारी पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कनकेव मिरर है और ये हमारे पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और ये अपना पोल है। मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, कहीं पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, यहीं पे ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। बच्चों यहां से इमेज फॉर्म करने के लिए, मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था, इमेज फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 2 रेज ले जानी पड़ेगी, क्योंकि रेज रिफ्लेक्टेड रेज की इंटरसेक्शन ही इमेज फॉर्म करती है। बिल्कुल, तो एक रेज तो मैं इधर से ही ले जाऊंगा, इधर से ही ले गया मैं और इधर से ही लौट के आ गई, क्योंकि सी कहीं ना कहीं इधर होगी, सी होगी कहीं ना कहीं इधर। तो सी के रास्ते से जाने वाली रेज तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसे गई और लौट के चली आई। एक दूसरी रेज को मैं बच्चों ले जा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी रेज को मैं ऐसे ले गया तो मेरे को इसको लौटाना भी तो पड़ेगा, तो सबसे पहले यहां से एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। मान लीजिए सी का लोकेशन यहां कुछ है, तो क्लियरिटी के लिए मैं इधर कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि सी वाला रास्ता ऐसा कुछ है, ठीक है, ये सी वाला रास्ता है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से रेज ऐसे गई और जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे ये लौट के चली भी आई। तो 2 रेज गई, एक रेज ऐसे गई और ऐसे गई और इसी पे लौट के आ गई, और एक रे ऐसे गई और ऐसे लौट के आ गई। दोनों लौटने वाले लाइट रे कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। तो यहीं पे इमेज होगा। इमेज का डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये है, और ये बच्चों दोनों एंगल्स इक्वली होगी। अगर ये बच्चों थीटा होगी तो ये भी थीटा, या आई होगी अगर तो ये भी डेफिनेटली आई होगी। ये तो आपको इतना तो पता ही होगा, यहां तक में तो कोई शक की बात ही नहीं है, राइट। नाउ इसको मैंने ए मान लिया और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और आपको पता है कि ये मार्जिनल रेज नहीं है, ये सब पैरेक्सियल रेज है। तो पी डैश किस पे टेंड करेगा? पी को। पी डैश नियरली किस पे टेंड करेगा? पी को। क्लियर है बच्चों? इसको हम चाहें तो एच लेट कर सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट पता है, इमेज पता है, ठीक है। तो सारे डिस्टेंसेस को एक बार हम लिख लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपनी क्या होने वाली है? ठीक है, वो होने वाली है ओ से लेकर के, यानी पी आई बोल सकते हो, या नियरली वो पी डैश आई के इक्वल होगी, एंड दैट वुड बी माइनस यू। माइनस क्यों बच्चों? यहां से ऐसे रेज है, ये इंसिडेंट रे है और सारा डिस्टेंस हमें ऐसे जानी है। सारी कुछ तो इधर ही है ना, सारा कुछ, इनफैक्ट इमेज सी ओ सब कुछ इधर ही। तो अपन को यहां से आपको बैक ही जाना पड़ेगा, हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट ही जाना पड़ेगा, तो हर कुछ यहां नेगेटिव होगा। डायरेक्ट हम लिख लेते हैं सब कुछ। तो पी डैश या फिर पी ऑफ आई विच इज पी डैश, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ओ होना चाहिए था, पी डैश आई विच इज माइनस भी, एंड पी डैश या पहले पी सी में कर लेता हूं, विच इज नियरली इक्वल टू पी डैश सी विच इज माइनस आर, और माइनस आर किसके इक्वल? तो माइनस 2f के इक्वल। क्लियर है बच्चों? यहां तक तो क्लियर है। चलिए
अब हम लोग कुछ एंगल्स लेट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा लेट कर लिया, इसको मैं बीटा लेट कर लिया और इसको मैं थीटा लेट कर लिया। क्लियर है बच्चों? अल्फा बीटा थीटा। क्लियर है? अब ध्यान से देखें आप, ट्रायंगल AOC में अगर ट्रायंगल AOC में अच्छे से बात करें तो ये वाली एंगल I है, ये वाली एंगल अल्फा है और बीटा एक्सटीरियर है, तो बीटा इज एक्सटीरियर। तो बीटा को मैं लिख सकता हूं I प्लस अल्फा, बिल्कुल बीटा को लिख सकता हूं I प्लस अल्फा। तो बच्चों यहां से I मैं निकालूंगा तो क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा, विच इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब ट्रायंगल ACI में चलते हैं। इन ट्रायंगल ACI में अच्छे से देखें तो ACI में थीटा एक्सटीरियर है, थीटा इज एक्सटीरियर। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? बीटा प्लस I। यहां से भी I निकालेंगे तो क्या होगा? थीटा माइनस बीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट और सेकेंड से मैं आगे बढ़ाऊं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम देख पा रहे हैं बच्चों कि थीटा माइनस बीटा इक्वल्स बीटा माइनस अल्फा, राइट? सो थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू बीटा। क्लियर बच्चों? थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस पे। अब एंगल्स तो काफी छोटे हैं, तो tan थीटा इज नियरली थीटा, जहां थीटा है वहां tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो अगर मैं थीटा यूज करूं तो h बाई क्या आई पी डैश में लिख सकता हूं, और ये तो है माइनस भी, और ये तो है माइनस 2f, और ये तो है माइनस u। क्लियर है? वो चीज मैंने यहां पे लिख रखा है। तो बच्चों अगर थीटा लिखूंगा तो h बाई माइनस बी हो जाएगा, तो h बाई माइनस बी, माइनस पहले लगा देता हूं, और अल्फा लिखूंगा तो दिस h बाई पूरी डिस्टेंस तो माइनस u है, सो दिस इज माइनस h बाई u, और 2 बीटा की जगह पर लिखूं तो दिस इज h बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो माइनस 2f है, सो दिस इज h बाई माइनस 2f। ये कट जाएगा और ये h सारे साइड से मैं हटा दूं तो ये माइनस 1 बाई भी, माइनस 1 बाई u, माइनस 1 बाई एफ, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई एफ। तो बच्चों ये आ गया मिरर इक्वेशन। क्लियर है? और यही हमें प्रूव भी करना था। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से चीजों को हमने कर लिया। ठीक है? तो इस तरह से बच्चों आप चाहें तो मिरर इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं बेहद आसानी से। क्लियर है? अब इस पे तो बहुत सारे सवाल आपने 10th में ऑलरेडी किया होगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कुछ सवाल डिस्कस कर सकते हैं यहां पे, कुछ खास होता नहीं है। और बच्चों ये सबके लिए वैलिड है, भले मैंने डेरिवेशन कनकेव के लिए किया है, कन्वेक्स के लिए भी अगर प्रूफ किया जाए तो ऐसे ही आएंगी। ठीक है? ये हर मिरर के लिए ट्रू है। और एक बात आपको पता होगी कि जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें प्रॉपर साइन को यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर साइन हम यूज करेंगे तो हमें पता पड़ पाएगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किधर है और फिर इमेज किधर है। ठीक? तो आइए एक छोटा छोटा सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटी क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कन्वेक्स मिरर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट दे दी गई है जो कि 30 सेंटीमीटर पे। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। ठीक है? लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन बतानी है। बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। U आपको पता है, ऑब्जेक्ट इधर है तो यहां से यहां जाएंगे, P यहां है बच्चों, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ऑब्वियसली ये अपोजिट जाना पड़ रहा है, तो U हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर। और अगर मैं फोकस की बात करूं तो मैंने पहले भी बता रखा था कि कन्वेक्स मिरर की जो फोकस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये रेडियस की आधी हो जाएगी यानी प्लस 20 सेंटीमीटर। तो हमें भी चाहिए होगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1 बाई भी माइनस 1 प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई एफ। सो बच्चों 1 बाई भी निकालेंगे तो 1 बाई एफ 20 और माइनस 30, सो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30 which is 60, 1 by 12, so V will be plus 12। अब बच्चों प्लस 12 सेंटीमीटर का क्या मतलब?
पोल से हमें आगे जानी पड़ेंगी, बिल्कुल, तो यहीं पे कहीं इमेज फॉर्म करेंगी। क्लियर है बच्चों? इमेज फॉर्म कहां करेगी? मिरर के अंदर, मिरर के अंदर। क्लियर है? मिरर के अंदर। सो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। बच्चों जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो एक्चुअल में रेज तो यहां गई ही नहीं होगी, इंटरसेक्ट अंदर में कैसे कर सकती है? तो इसका साफ मतलब है कि इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है, इमेज कैसी होगी बच्चों? वर्चुअल होगी। आगे चल के मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके हेल्प से हम जान पाएंगे कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। हालांकि रे डायग्राम से आप बहुत कुछ जानते हो कि कन्वेक्स वाले में ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज हमेशा सही, हमेशा इरेक्ट ही बनती है, इन्वर्टेड नहीं बनती, सीधी बनती है। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें कंसेप्ट क्लियर है इसका? बहुत ईजी है ये, ऑलरेडी आपने 10th में इस तरह की चीजें आपने किया हुआ है। अब बच्चों इसी पे बेस्ड एक और सवाल मैं चाहूं तो सेट कर सकता हूं। पहले आप इसी को कॉपी कीजिए, तो मैं एक अच्छा सवाल इस पर सेट करता हूं, फिर आपको मजा आएगा उस सवाल को बनाने में। पहले कॉपी कीजिए इसको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं आपको करके बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। ऐसा है कि मैं आपको पहले से एक चीज बताता हूं। पहले एक सिचुएशन गिवन है, जैसे ऐसे रेज आ रही है, कन्वर्जिंग बीम है। ठीक है, ये कन्वर्जिंग बीम है। क्वेश्चन में ये सारी चीजें लैंग्वेज में गिवन होगी और ये पी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम है और ये पी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। अब पी से ना, पी से खास डिस्टेंस पे, मतलब मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर पे मैंने एक कनकेव ऐसा करते कन्वेक्स मिरर डाल दिया। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ मैंने 30 दे दिया। इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। ठीक है, पी से 10 सेंटीमीटर में इस साइड में रखा। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो आपसे पूछा गया फाइंड द पॉइंट वेयर rays will appear to converge। ठीक है, अब रेज कहां कन्वर्ज होगी इसके बारे में बताइए। रियलिटी में कन्वर्ज होगी या वर्चुअली कन्वर्ज होगी, ये आप बता दो। वर्चुअल कन्वर्ज का मतलब हुआ कि रेज ऐसे मतलब एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही है, बस सिंपल बात है, एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं करिए। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि बच्चों अगर मैंने एक कन्वेक्स मिरर यहां पे डाला, सिचुएशन तो ऐसे थी, सिचुएशन तो ऐसे हो रही थी, मतलब यहां पे रेज ऐसे आ रही थी और कहीं पे ये पी पे जा रही थी, लेकिन अब तो जा नहीं पाएगी। बिल्कुल, तो अब नहीं जा पाएगी तो फिर ये कहां मिलेगी भाई? ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे सिचुएशन में थोड़ी अकल लगाइए। इसकी फोकल लेंथ हमने कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। अगर आप अच्छे से देखें तो इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है बच्चों? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज एट पी। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है? पी पे। जब हमें इसको डाल देना है तब ठीक है पी पे नहीं मिलेगी, लेकिन वर्चुअली सही मिल तो रही है पी पे। क्लियर है बच्चों? अब मेरी बात ध्यान से सुने, क्या आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है? बिल्कुल, तो यहां पे ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा बच्चों? P। सो P इज द ऑब्जेक्ट, P विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ये पहले क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट, कैसे ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होती है। क्या यहां इंसिडेंट रे ये दोनों है? बिल्कुल है। वो कहां पे मिलती हुई नजर आ रही है? P पे मिलती हुई नजर आ रही है, तो P इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको तो पता पड़ गया, ये कितनी दूरी पर रखी गई थी? 10 सेंटीमीटर पर रखी गई थी। तो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव डिस्टेंस हो गई, क्योंकि अपन को पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करनी है, राइट? ये पोल ही होगा, तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं A।
ए मान लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, राइट। सो दिस इज ए। सो पोल से ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, सो दिस इज +10 सेंटीमीटर, और फोकस तो पॉजिटिव होती है +30 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमें फोकस भी पता पड़ गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता पड़ गया, तो हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, तो कैसे इमेज निकालेंगे, तभी तो पता पड़ पाएगा कि एक्चुअल में कहाँ मिल रही है रेज। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें चाहिए होगा, सो 1/v विल बी 1/f - 1/u। 1/f is 30 minus this is 10। सो एलसीएम अगर आप ध्यान से देखें तो 31 - 3, सो -1/15, सो v विल बी -15। जो बड़ी कमाल की बात है कि दरअसल ये रेज कहाँ पे अब कन्वर्ज कर जाएगी, -15 सेंटीमीटर, मतलब यहां से अपन को बैक में आना पड़ेगा, यहां पे कहीं, तो ये ऐसे आकर के इस तरह से कन्वर्ज कर जाएगी, इस तरह से। और कितनी डिस्टेंस पर बच्चों, कितनी डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? ये सारी चीजें बच्चों क्लियर हो रही है कंसेप्ट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी बेसिस पर एक छोटा सा सवाल और हम लोग सेट करते हैं, वो नॉर्मल सा सवाल होगा, उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एक कन्वेक्स मिरर ले लेता हूं, ठीक है, कनकेव भी लिया जा सकता था। और इसमें ऐसा बोला गया है, जो ऐसा बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस की ट्वाइस पे रखी गई है। ठीक है, the object is placed at a distance twice of image distance if focal length of mirror is 20 centimeter, then find image distance। बहुत ही आसान है बच्चों, अगर आप अकल लगाओगे तो आपको बन जाएगा ये चीज। देखिए इमेज तो आप सब लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज तो इधर ही कहीं ना कहीं बनेगी, ये आपको रे डायग्राम से भी मालूम बाद में चल जाएगा, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं। तो अगर बच्चों मैं v को थोड़ी देर के लिए मान लूँ x है, पॉजिटिव x ही ऑब्वियसली होगी, ठीक है, तो u कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, लेकिन साइन निगेटिव होगी बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ है, इंसिडेंट रे यहाँ, हमें सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करना पड़ेगा। सो ये हमने लेट कर लिया, और फोकस तो आपको पता ही है कि +20 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/v यानी x -1/2x, राइट। एलसीएम इधर से बुला करके भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। सो 2x + 20 बाई दिस इज 40x। क्लियर है बच्चों? सो फाइनली ये x कैंसिल हो जाएगा, सो 40 विल बी 2x + 20, सो 20 विल बी 2x, सो x विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कितनी दूरी पे बन रही होगी, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 10 पे बन रही होगी, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली 20 पे होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी है, ट्वाइस है इमेज डिस्टेंस की। क्लियर बच्चों? अब इस टाइप का सवाल और भी बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग, बहुत अलग अलग तरह के सवाल हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मुझे और भी टूल्स चाहिए होगा, जैसे मैग्निफिकेशन पे बेस्ड कुछ सवाल हम लोग सेट कर सकते हैं, और फिर इन सारे सवालों को उसमें एक साथ क्लब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक 1/v
+1/u बराबर 1/f तो क्लियर हो चुका ना बच्चों, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, पहले से इसको कॉपी कीजिए और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपने 10th में भी पढ़ रखा है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, या इमेज साइज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट साइज, ये ज्यादा बेटर होगा बोलना। ठीक है, चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।